क्या वजह रही कि दाऊद तब नहीं आ पाया और अब तक नहीं आ पाया? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता, मेरी बहुत अहम भूमिका थी। ये तो सरकार के एक टीम का वो रहता है। वो कई भारत की सुरक्षा के लिए जिन कई लोगों से भारत की सुरक्षा को खतरा है, वो भी उनमें से एक था। जो उसके बारे में सोची जाती हैं और कही जाती हैं या मूवीज में दिखाई जाती हैं, ऐसी कोई खास बात उसमें नहीं है। कराची से जब हम स्टेडियम की ओर जा रहे थे तो वहीं पे क्लिफ्टन एवेन्यू आता है, वो जगह जहाँ दाऊद साहब रहते हैं। तो हमें तो जानकारी थी कि उनके घर का नंबर भी क्या है। तो जब हम बस में जा रहे थे तो आगे हमारे साथ आईएसआई का जो साथ में बैठता है, उसको मैंने कहा यही घर है क्या इसका? तो मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। तो तो मतलब कि ये बिल्कुल ही कंफर्म था कि सबको मालूम है कि दाऊद जो हैं वहीं पे रहते हैं। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, यूएन का डिजिग्नेटेड मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कासकर आखिरकार कहां है? वो जिंदा है या भी नहीं? जिंदा है तो कहां है? क्या धुरंधर द रिवेंज में दाऊद इब्राहिम के जिस ठिकाने को दिखाया गया है, क्लिफ्टन इलाके के जिस व्हाइट हाउस को दिखाया गया है, डिफेंस ऑथोरिटी का हाउसिंग एरिया को दिखाया गया है, क्या एग्जैक्टली दाऊद इब्राहिम वहीं मौजूद है? दाऊद इब्राहिम की जिस हालात को दिखाया गया है, जिस अवस्था को दिखाया गया है, जिस ढंग से वो वेजिटेशन स्टेज में दिखाया गया है, जिस ढंग से वो ऑक्सीजन सिलेंडर में जीता हुआ दिखाया गया है, जिस ढंग से वो आईसीयू में जैसे माहौल में जीता हुआ दिखाया गया है, जिस ढंग से उसके हृदय के धड़कनों को मापने के लिए संयंत्र लगे पड़े हैं, जिस ढंग से वो नेबुलाइजर पे जी रहा है, खांस रहा है, क्या दाऊद इब्राहिम की वैसी वेजिटेशन वाली स्थिति है या सिक्के का दूसरा भी पहलू है? फिल्म में जो दिखाया जाता है वही सच होता है या नहीं? कहते हैं काफी हद तक आदित्य धर ने बहुत सारी चीजों को वहां दिखाया है सिलसिलेवार तरीके से भारतीय एजेंसियों के माकूल, लेकिन क्या सच में दाऊद इब्राहिम वही है? अगर है दाऊद इब्राहिम उसी जगह पर जो बात कह रहे हैं आदित्य धर की फिल्मों के जरिए बताई जा रही है, भारतीय एजेंसियों को जब इतना एग्जैक्ट ठिकाना पता था, ये क्लिफ्टन इलाके का एरिया का पता था, नूराबाद का पता था, या फिर रावलपिंडी के किसी इलाके में दाऊद होने की बात के बारे में उसे पता था, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में जब चुन चुन करके लाहौर के पास बरकजे दावा इरशाद का इलाका हो, या फिर बहावलपुर में सिंध में जैश मोहम्मद का ठिकाना हो, या फिर मुजफ्फराबाद के पास सैयद सलाउद्दीन का ठिकाना हो, उन सब ठिकानों पर चुन चुन के निशाने मारे गए, दागे गए, उनको तबाह किया गया, तो फिर इस व्हाइट हाउस को क्यों छोड़ दिया गया? ऐसा क्या वजह थी? क्या यहां है, अगर है इतनी खास इनपुट है भारतीय एजेंसियों के पास, तो इस इलाके को क्यों छोड़ दिया गया? क्या भारतीय एजेंसी ही दाऊद इब्राहिम को बचाए रखना चाहती है? उस दाऊद इब्राहिम को जिसके बारे में कहते हैं कि उसके जरिए भारत का फेक करेंसी हो, या फिर पैरेलल बिजनेस, सुपारिंग किलिंग का मामला हो, या फिर आईएसआई की भारत में गतिविधि हो, वो सब जो अगर कोई संचालित कर रहा है तो दरअसल वही बड़ा भाई है। आईएसआई या पाकिस्तान के आर्मी के तमाम बड़े अफसरों से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी ज्यादा उपयोगी अगर पाकिस्तान के लिए कोई शख्स है तो यही दाऊद इब्राहिम है, जिसको स्क्रीन पे दिखाया है, बड़े कायदे से दिखाया है आदित्य धर ने। हाँ, लेकिन सवाल है क्या ऐसा ही वेजिटेशन स्टेज है वो? क्या इसी ढंग से उसे किसी तरीके से स्लो पॉइजनिंग कर दिया गया है, हाथों में बैंडेज के जरिए उसका स्पर्श से किसी भारतीय एजेंसियों ने कर दिया, उसकी हालत ऐसी हो गई है? ये बूझ के रूप में जो स्क्रीन पे दिख रहा है दाऊद इब्राहिम, वो 70 की हालत होते होते ही 90-100 साल का ऐसा दिख रहा है, मरता हुआ दिख रहा है। बताओ, एग्जैक्टली 26 दिसंबर 1955 उनकी जन्म तारीख है। उस हिसाब से मोटे तौर पे वो 71 साल का हो रहा है। 60 पूरे की, 70 उसने पूरे की, 71 में शुरू हुआ। तो 71 साल का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता, दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति ऐसा मरियल स्टेज में नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, अगर होता ऐसा, इतना प्रभाव शून्य हो गया होता, उसका ओरा खत्म हो गया होता, डाउन वाली भूमिका अपनी डॉन जैसा नहीं होता, तब ऑपरेशन सिंदूर का एकदम निश्चित ठिकाना होता यही व्हाइट हाउस, यही भी गिरता, यही तबाही होती और क्लियर हो जाता। आपको बताया कि कहते हैं कि
कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। हाल के दिनों में उसके यूएई से भी रिश्ते खराब हो गए हैं। कहते हैं पाकिस्तान और दुबई के बीच में उसका आना जाना आमतौर पर लगा रहता था। कई पासपोर्ट उसने बना रखे थे। ये पासपोर्ट की बात यूएन जब उसको डिजिग्नेट किया है इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड आतंकवादी के तौर पे, तो उसके 10 पासपोर्ट के बारे में बताया गया, 10 अलग अलग नामों के बारे में बताया गया, 5-7 ठिकाने पाकिस्तान में ही बताए गए हैं जहां वो हो सकता है। नूराबाद में हो सकता है, रावलपिंडी के इलाके में हो सकता है, पाकिस्तान के इसी इलाके में हो सकता है, क्लिफ्टन इलाके में, व्हाइट हाउस में हो सकता है। 2015 में तो एक भारतीय न्यूज़पेपर की ओर से इन्वेस्टिगेशन सीधे उस वहां फोन लगा दिया गया। वहां दाऊद की पत्नी ने फोन उठाया और इस पते की पुष्टि की थी, बताया था हाँ मैं यहाँ, हम लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसे ऐसे मौजूद हैं। 2026 की बात कर रहे हैं, 11 साल पहले वो ऑपरेशन हुआ था जिसमें दाऊद इब्राहिम की पत्नी बोल रही। इसके साथ साथ 2015 के आसपास ही मोटे तौर पे 2005 में वलीमा हुआ था, दाऊद की बेटी की शादी हुई थी यूएई में, तो उसमें काफी सार्वजनिक तौर पे ये बात खुल के आया था दाऊद कैसे फ्रिक्वेंटली आता जाता है यूएई। उसके बाद से कहते हैं यूएई सरकार से उसके रिश्ते खराब हो गए। उससे पहले वो शारजाह हुआ करता था, दुबई हुआ करता था, वहां का साम्राज्य चलाया करता था। तो कहते हैं उस रिश्ते खराबी के बाद से सीधे वो जाना बंद कर गया। हाँ उसके गुर्गे हैं, छोटा शकील है, कहते हैं टाइगर मेमन है, उनके जरिए इस पूरा नेटवर्क चलता है अपने हिसाब से, उसी ढंग से चल रहा है। एजेंसियों का कहना है कि दाऊद ऐसा मरीज इस चीज में तो नहीं है, और है भी तो एशिया के किसी और देश में। पाकिस्तान के आईएसआई इतनी मूर्ख नहीं है दाऊद को वहां छिपा के रखे। उसे साइफन ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया है, क्योंकि दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा ऑपरेशन भारत से, भारतीय एजेंसियों के पास उसके फोन टैपिंग है, उसके लोकेशन के बारे में स्पष्ट जानकारी है। तो ऐसा कोई व्यक्ति क्यों हनी ट्रैप में क्यों पाकिस्तान फंसे? कई ऑपरेशन हुए हैं, उरी ऑपरेशन हुआ है, सब कुछ सफलतापूर्वक भारतीय एजेंसियां लगातार कर रही हैं। तो दाऊद के ठिकाने तक चली आएंगी भारतीय एजेंसियां, बमबार्डी हो जाएंगी। ये बहुत आसान काम है भारतीय रुख को देखते हुए, मौजूदा रुख को देखते हुए। आपको बताएं कि जो मौजूदा एनएसए है, अजीत कुमार डोभाल साहब, वही 2003 में आईबी प्रमुख थे। आईबी प्रमुख होने का मतलब जो भारतीय खुफिया ब्यूरो है उसके प्रमुख थे। उन्हीं के समय में तमाम कोशिशों के बावजूद, लगातार रिगरस कोशिशों के आधार पर यूएनओ ने दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट करार दिया था। जहाँ तक पहली बात है, ये तो निश्चित है कि वो एक फॉरेन टेररिस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तरीके से जब से डिक्लेयर हुआ है, तब से अमेरिका की लिस्ट में वो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और वो उसी कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में कि और शीर्षस्थ जो टेररिस्ट हैं जिनकी तलाश अमेरिका को है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैंने अपनी जिंदगी में एक्टिव जर्नलिस्ट के तौर पर इन्हीं डोभाल साहब का कई मर्तबा ऑन कैमरा इंटरव्यू किया। इन इंटरव्यू के जरिए आज तक का आर्काइव हो, जी न्यूज का आर्काइव हो या न्यूज 24 का आर्काइव हो, इन इंटरव्यू से भरा पड़ा। कई दफे उनसे हमने दाऊद के बारे में जानने की कोशिश की। पाकिस्तान में है, ये मेरे लिए किसी के लिए कोई बड़ी डिस्कवरी या बड़े ताज्जुब की या कोई नई वो खबर नहीं है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी भारत को है कि वो वहाँ पर था, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। और अब क्योंकि एक जॉइंट मैकेनिज्म भी बन गया है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि भारत ने पाकिस्तान की एजेंसीज को बताया होगा, और यदि पाकिस्तान सिंसियर है और यदि ये जॉइंट मैकेनिज्म कारगर हो सकता है तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। समझने की कोशिश की। एनएसए बनने के बाद तो नहीं, उससे पहले कई बार उनसे पूछा, उन्होंने खुलेआम बताया, और कई एजेंसी के लोगों ने बताया। नीरज कुमार जो बाद में दिल्ली पुलिस के चीफ हुए, वो जब ज्वाइंट डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के, उन्होंने कई दफे बात की। इसके अलावा जो बहुत सारी बातें जो उसके बारे में सोची जाती हैं और कही जाती हैं या मूवीज में दिखाई जाती हैं, ऐसी कोई खास बात उसमें नहीं है। ही जस्ट या कि कैसे वो ऑपरेशन में शामिल थे, फरलांग भर की दूरी पर दाऊद इब्राहिम था और किसी वजह से उनको दाऊद इब्राहिम को बचा छोड़ देना पड़ा। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमेशा उसको पता होता है उनको कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, लेकिन हम जाके फिजिकली उसको पकड़ नहीं पाते या उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने बताया, यशोवर्धन आजाद जो स्पेशल डायरेक्टर थे, वो कैसे गए घूमते टहलते हुए दाऊद के इलाके में, दाऊद के घर पे, कैसे आईएसआई का व्यक्ति साथ में बैठा हुआ था और घर के सामने से गुजरते मुस्कुरा रहे थे। जब मैं 2004 और 5 में पाकिस्तान गया था, पहले तो पूरे पाकिस्तान देखने गया था कि वहाँ पे टेस्ट मैच किया जा सकता है कि नहीं 15 साल के बाद, और उसके बाद मैं टीम के साथ भी गया। तो जब हमारी टीम कराची गई थी, तो कराची से जब हम स्टेडियम की ओर जा रहे थे, तो वहीं पे क्लिफ्टन एवेन्यू आता है, वो जगह जहाँ दाऊद साहब रहते हैं। तो हमें तो जानकारी थी कि उनके घर का नंबर भी क्या है,
तो जब हम बस में जा रहे थे तो आगे हमारे साथ ISI का जो साथ में बैठता है, उसको मैंने कहा यही घर है क्या इसका? तो मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। तो इसमें तो मतलब कि ये बिल्कुल ही कंफर्म था कि सबको मालूम है कि दाऊद जो है वहीं पे रहते हैं। तो एक इंटेलिजेंस का व्यक्ति जो अधिकारी मुस्कुरा रहा है दूसरे देश के इंटेलिजेंस व्यक्ति के रहते हुए और कह रहा है यही रहते हैं ना, मतलब कितना स्पेसिफिक जानकारी होता था जब तक पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम हुआ करता था। तो अभी जो दिखाया गया है धुरंधर द रिवेंज में आदित्य धर ने दिखाया है, ये मुमकिन है कि ये काल्पनिक जगह हो या फिर जहां रहता था उसे दिखाया गया है। दाऊद इब्राहिम 70 साल की उम्र में इतना वेजिटेशन स्टेज में तो नहीं हो सकता, एजेंसी के लोगों का कहना है। वो एक्टिव है, अभी भी उनका कारोबार सिमट तो गया है लेकिन काफी हद तक जारी है। जो फेक करेंसी का मामला हो, ड्रग्स का मामला हो या फिर फाइनेंस सेक्टर का मामला हो, कहते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ से उसकी उगाही होती है, सुपारी किलिंग के नाम पर, बाकी चीजों के नाम पर अभी वो बदस्तूर जारी है। इंटरनेशनल एक्सपोजर उसका इतना व्यापक है, उसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि डी कंपनी के नाम से बहुत सारी चीजें वैसे ही चल रही हैं। अभी हाल के दिनों में जिस ढंग से किलिंग हुई, सुपारी किलिंग या अनगनमैन क्लीनिंग शुरू हुई इंटरनेशनल स्टेज पे भी, कहते हैं दाऊद के लोगों को ही चुन चुन के मुंबई की जमीन पर मारा गया है, बहुत सारे लोगों को। तो एक क्रॉस फायरिंग चलती रहती है एजेंसीज के बीच में। कहते हैं 2005 में छोटा राजन को दाऊद के लोगों ने जाके कहां मारा जानते हैं आपको? सीधे जाके बैंकॉक में मारा था, बैंकॉक में जाके मारा था, दाऊद इब्राहिम के लोगों ने मारा था। ये बात खुल के चली आई। वो छोटा राजन जो उसका पुराना सहयोगी था अब तिहाड़ जेल में बंद है, गिरफ्त में है, सब कुछ है और उसकी साया के तरह से था। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद से जब हिंदू मुस्लिम का मामला सामने आया तो वो अलग गैंग बनाने लगा और उसी गैंग के रिवेंज में उसे दाऊद इब्राहिम ने मारा था या जानलेवा हमला किया था। उसको कई लोग मारे गए थे उसमें, लेकिन वो बच गया था, महफूज था। उससे पहले हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था। जिस मुंबई पर दाऊद इब्राहिम का राज चलता था, कहते हैं 90s के दशक में 5000 गुर्गे थे, एम्प्लॉयड गुर्गे थे उसके। वो सारा कारोबार जो मुंबई का है, फिल्मी दुनिया का कारोबार है, उसके फाइनेंसिंग का कारोबार है, फिल्मों में कौन नायिका होगी, कौन एक्टर होगा, वो तय करता था। डी कंपनी को उससे तय होता था और फिल्मों में फाइनेंसिंग के जरिए उसका काम होता था। कहते हैं कई रसूखदार पॉलिटिशियंस उसके इतने करीब रिश्ते थे, कई फोटो मौजूद है स्क्रीन पे दिखाने लायक, जैसे सुनील दत्त साहब के साथ वो मौजूद है दाऊद इब्राहिम कई सभाओं में, बहुत सारे लोगों के साथ मिलता जुलता है। उसका इंटेंसिव आना जाना था पाकिस्तान में रहते हुए या मुंबई में रहते हुए, कराची मुंबई, उसका फ्लाइट कई नामों से। जब मुंबई से भागा 1993 के बाद, सीरियल ब्लास्ट के बाद, उस सीरियल ब्लास्ट के बाद जो 1992 में बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद 6 दिसंबर को लोगों ने बताया कि भाई आप इतने बड़े आदमी हो, अपने कौम पर यह हमला हुआ, उसके आधार पर उसे तैयार किया मुंबई ब्लास्ट के लिए, ISI ने तैयार किया और मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ। 284 लोग मारे गए, हताहत हुए। ऐसा कोहराम किसी आतंकवादी ही कर सकता है। एक डी कंपनी के जरिए पूरा ऑपरेशन किया गया, बाद में ये टूटा। उसके बाद से कहते हैं रिश्ता धीरे धीरे करके दाऊद इब्राहिम का मुंबई से टूटता गया। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है दाऊद की छाया से मुंबई बाहर चला पाया। हाल तक उसकी बहन वहां थी जिसके मकान को लेकर काफी लफड़ा था। उसका भाई इकबाल कासकर मुंबई में रहता था। तो ये तमाम लोग रहते थे, बासिंदा यहाँ का है, मुंबई पुलिस के कर्मचारी का बच्चा है वो। मुंबई पुलिस के कामकाज को इतना आसानी से, बड़ी तलखी से परखा है वो कि जानता है पूरा कामकाज पुलिस सिस्टम कैसे है। यही उसका सहारा बना अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने में। तो कहते हैं पूरा मामला फलसफा ऐसा है कि दाऊद इब्राहिम 70 साल की उम्र में ऐसा वेजिटेशन तो स्टेज नहीं हो सकता है। आपको बता दें उसकी जन्म तारीख जो रिकॉर्ड तारीख है 26 दिसंबर 1955 है। मतलब अभी इस दिसंबर, बीते दिसंबर में वो 70 साल पूरे किया है, 71 में प्रवेश किया है, 3 महीने पूरे हुए। तो दाऊद इब्राहिम को जिस हिसाब से आदित्य धर ने इस फिल्म में वेजिटेशन स्टेज में दिखाया है, जिस ढंग से एक उंगली में जो प्लास्टर के जरिए उसे स्लो पॉइजनिंग दिया गया है, वो कहानी दिखाई गई, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसी की बनाई हुई कहानी या देखने में अच्छी लग सकती है। लेकिन दाऊद के बारे में इनपुट ये है कि वो सक्रिय है, इस ढंग से वेजिटेशन स्टेज में नहीं है और उस ठिकाने में तो कतई नहीं है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह मरकजुल दावा इस्लाम का जो जगह है लाहौर के पास, वहां किया गया, उसे तबाह किया गया है। इसके अलावा सिंध में बहावलपुर के पास जो जैश मोहम्मद का इलाका है उसे तबाह किया गया है। इसके अलावा सैयद सलाहुद्दीन के इलाके को, कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो नियंत्रित, पाकिस्तान नियंत्रित POK वाला इलाका है, वहां पे जाकर बम्बार्डिंग से तबाह किया गया है। तो फिर क्लिफ्टन के इस इलाके को छोड़ क्यों दिया गया? ये भी सवाल, बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर दाऊद इब्राहिम ये नहीं है, क्योंकि यहां नहीं है, क्योंकि इतनी स्पेसिफिक इनपुट है दाऊद के बारे में, एजेंसीज के बारे में।
पूरा सिस्टम चलता है। बहुत सारे मामले सिर्फ इसलिए खुल पाते हैं या पकड़ में आ पाते हैं कि उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम से पता लग पाता है। अगर किसी अखबार के एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम के घर पे फोन करे 2015 में, ये पता कर लिया, उसकी पत्नी से बातचीत कर लिया कि दाऊद भाई साहब हैं या अंदर, भाई कहाँ हैं, अंदर हैं, जैसे हैं, कौन से इलाके में, सारा लोकेशन पता कर लिया, जो अखबार या पत्रकार पता कर लेता है, तो आप जान लीजिए स्पेसिफिक इनपुट कितनी है अपनी एजेंसी के पास कि दाऊद के आसपास माहौल ऐसा है कि उसके आसपास जो भी जाता है वो, या दाऊद के आसपास जाना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है, लेकिन वो जिंदा है तो उसके पीछे एक वजह भी है कि उसके जिंदा होने से बहुत सारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो एक हनी ट्रैप है। बहुत सारे लोग उसके आसपास जाते हैं अपराध करने के लिए, वहां से पकड़ में आते हैं। भारतीय एजेंसियों के ऑपरेशन की सफलता के आधार भी है दाऊद इब्राहिम का बना रहना। कहते हैं मुमकिन है धुरंधर 3 में ये दिखा दिया जाए, दाऊद इब्राहिम ही असली ट्रैप है जिसके जरिए इंडियन ऑपरेशन में काम होता रहा है। कहते हैं यही वजह है कि आईएसआई ने सिर झटक दिया है, बड़ी तेजी से दाऊद इब्राहिम को कहा पाकिस्तान से दूर चले जाइए, नहीं तो हम निशाने पर रहेंगे हमेशा। और निशाने पे इसलिए भी रहेंगे, अमेरिका की वजह से भी रहेंगे। यूएन ने जिस ढंग से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के तौर पे उसे डिजिग्नेटर करके बताया, ये पाकिस्तान भी मौजूद है, अमेरिका भी और अन्य देशों पाकिस्तान के ऊपर ये लगातार आतंकवाद को प्रेशर देने का आरोप लगता है, मोस्ट वांटेड को प्रेशर देने का आरोप लगता है। इन सब वजहों से, इन सब आधार की वजह से लोग कहते हैं दाऊद अब भी सक्रिय है। दाऊद ने पिछली बड़ी वारदात जो की थी छोटा राजन के खिलाफ किया था, वो वियतनाम के आसपास रहते हुए बैंकॉक में जाकर हमलावर के तौर पे किया था, सीधे मारने की कोशिश की थी उस छोटा राजन को, जो उसके मुख्य गुर्गा था, जो 1993 के बम ब्लास्ट के बाद उसे अलग होकर पैरेलल एक संगठन बना रहा था। आज के दिनों में दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा शकील है, टाइगर मेनन है, ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़े विश्वसनीय तरीके से काम करते हैं। अबू सलेम जो बाद में पकड़ा गया, जो अभी भारतीय एजेंसियों के पास है, लिस्बन से भारतीय एजेंसियां उसे उठा के ले आई थी 2005 में, तो उसके बाद से वो यहाँ मौजूद है। बहुत सारे कार्रवाइयाँ हुई हैं, दाऊद के खानसामा को पकड़ा गया है, कई लोगों को पकड़ा गया, रह के पकड़ा जाता है। तो दाऊद इस वेजिटेशन स्टेज में नहीं है जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है धुरंधर 2 में। मुमकिन है धुरंधर 3 में इसका खुलासा हो नए तरीके से बताया जाए, अजय सान्याल के जरिए जो कुछ भी दाऊद के आसपास घिरे व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाते हुए जिस शख्स को दिखाया गया है, कहते हैं वो ए.के. डोभाल साहब हैं, जिनके बारे में, जिनकी नज़र से दूर जाना दाऊद का नामुमकिन सा है। कहते बहुत करीब तक चले, खुद नीरज कुमार ने हमें कहा था कुछ फरलांग भर की दूरी पर थे वो, दाऊद इब्राहिम बच के निकल गया था। तो दाऊद इब्राहिम के बच के निकलना भी भारतीय एजेंसियों के फायदे में रहा, क्योंकि उसके बाद से लगातार 1993 के बाद से उसको कोई प्रश्रय दे रहा है, कोई जीवित रख रहा है, तो वो यही पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसलिए भी जीवित रख रहा है कि पूरा फाइनेंस सेक्टर को मदद करता है, ड्रग्स के कारोबार से मदद करता है। कहते हैं फेक करेंसी के धंधे में उसकी जो भूमिका थी, जो 2016 के बाद से कम हुई, वो बहुत अद्भुत थी, जिसको काफी हद तक धुरंधर द रिवेंज में आदित्य धर ने दिखाया है। कैसे एक झटके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया नोटबंदी का, और पाकिस्तान से जो बड़ा खेप अतीक अहमद के जरिए भारत पहुंचाया जाना था, वो झटका खा गया, वो रुक गया, बर्बाद हो गया। जो जामिल था वहां पे, जो भी था, जो भेज रहा था वहां से नोट का बड़ा कारोबारी जो फेक करेंसी का था, वो बर्बाद ही हो गया। ये फिल्मांकन में हो सकता है, फिल्मी कहानी हो सकती है, लेकिन दाऊद के कारोबार से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा पड़ा है इंडियन फेक करेंसी का कारोबार, पैरेलल फाइनेंसिंग का कारोबार, इसके अलावा काला धन को सफेद बनाने का कारोबार में बहुत अच्छे तरीके से वो कहते हैं यूएई के इलाके में उसके बड़े सारे ऐसे फाइनेंसर मौजूद हैं जो ब्लैक वाइट करने का काम करते हैं। फाइनेंस सेक्टर को उसने अच्छे समझ रखा है और महफूज है, कहते हैं बचा हुआ है। भारतीय एजेंसी अभी मानती हैं दाऊद जब तक जिंदा है तब तक भारत के खिलाफ ये रिवेंज की बातें चलती रहेंगी। आईएसआई के लिए उसका सरपरस्त मौजूद रहेगा, यह बहुत ताकतवर व्यक्ति। आईएसआई कहते हैं पूरी एजेंसी या पाकिस्तान की पूरी सेना जो काम नहीं कर पाती है, अकेला दाऊद इब्राहिम से सुलझा लेता है। क्यों नहीं सुलझाएगा? जिसके 5000 गुर्गे हों, इम्प्लाइड गुर्गे हों, ऑन रिकॉर्ड है, कागजों में रिकॉर्ड है कि 1990 में मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद इब्राहिम के पैसे पे पलने वाले तकरीबन 5000 अपराधी थे। बाद में वो सारे जो लोकल नेटवर्क के तौर पे देश भर में फैले हुए थे, उन सबको भेदना, उन सबको एलिमिनेट करना भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती रही। तो ये मास्टर जो डॉन है अंडरवर्ल्ड का, वो है घातक, किस हालत में है उसके बारे में उन्हें आपको बताने की कोशिश की कि हाँ, इस क्लिफ्टन इलाके में तो नहीं है, इस व्हाइट हाउस में तो नहीं है, और इस हालात में भी नहीं है दाऊद इब्राहिम। बड़ी खुफिया जानकारी का आधार पर आपको कहूँ, कुछ इनपुट्स का आधार पर आपको कहूँ कि एशिया के किसी देश में मौजूद है जहाँ तक भारतीय एजेंसियों को पहुँच पाना आसान नहीं है। हाँ, नॉन आइडेंटिकल फॉर्म में है, लेकिन उसका कारोबार बदस्तूर चल रहा है, स्मार्ट है, 71 साल का व्यक्ति, ठीक ठाक दिमाग काम कर रहा है, कारोबार चल रहा है, और यही वजह है आईएसआई उसको जिंदा रखने, उसे बचाए रखने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।